मनोज जी, हमको बताइए कि ये जो आप का विषय है 1910 से 1940, यही पीरियड है जिसमें आपने सिनेमा में राष्ट्रीय आंदोलन की गूंजों के बारे में रिसर्च की है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो महत्वपूर्ण पीरियड है वो 1885 से शुरू होता है और हम जो सिनेमा की उत्पत्ति देखते हैं वो 1895 में देखते हैं, जब लुमे ब्रदर्स ने सबसे पहले सिनेमेटोग्राफ का इजाद किया और 1996 में भारत में भी पहली बार जो फिल्में हैं वो दिखाई जाने लगी। और पहली जो भारतीय फिल्म है जो 1912 में बनती है और 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनकर आती है, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया है। तो 1912 की जो फिल्म है पुंडलिक, उससे लेकर 1947 के बीच का जो पीरियड है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और जो फिल्में बन रही हैं, जो 1931 तक तो मूक फिल्में रहती हैं और 1931 के जो पश्चात जब आवाज़ जो है वो फिल्मों में आ जाती है, तो किस प्रकार से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है या उससे संबंधित जो बातें हैं वो हमें सिनेमा में देखने को मिलती हैं। और बहुत से जो फिल्मकार हैं वो फिल्मकार भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर कुछ ऐसी बातें जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं उन्हें फिल्मों में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस जो क्षेत्र है उसमें मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की है और कुछ संबंध निकालने की कोशिश की है कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ बातें भारतीय सिनेमा जो है, पर्टिकुलरली हिंदी सिनेमा, क्योंकि उस भाषा में जानकारी रखता हूं मैं, तो उसे मैंने दर्शाने की कोशिश की है। मुख्य रूप से अगर हम बुलेटेड ढंग से बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बातें आपको इस अध्ययन के दौरान पता चलती हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन और सिनेमा के संबंधों को रेखांकित करती हैं? अगर हम बहुत सी फिल्मों के जॉनर्स देखें कि किस प्रकार की फिल्में उस समय बन रही हैं, तो हम देखते हैं कि माइथोलॉजी से रिलेटेड और डिवोशन से रिलेटेड फिल्में बन रही हैं। तो जो फिल्में जो हमें भगवान के बारे में कुछ बता रही हैं या जो महाभारत रामायण जिन ग्रंथों के बारे में लोगों को जानकारी है उससे संबंधित फिल्में बन रही हैं। राजा हरिश्चंद्र खुद एक ऐसी फिल्म थी जो कि महाभारत की एक कहानी से ली गई थी और उस फिल्म में बात की जा रही है सत्य की और सत्याग्रह की, जो गांधी भी बात करता है। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि इस दौर में जिन बातों के बारे में फिल्में बन रही हैं, खासतौर पर अगर हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करें, तो आंदोलन में लगे हुए लोग, चाहे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हों या उसके आइडियोलॉग्स हों या पेरिफेरी के लोग हों, वो भी फिल्मों में कुछ दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक फिल्म देखी थी और वो भी पूरी देखी थी कि नहीं देखी थी, इसको लेकर विवाद है। तो सिर्फ गांधी जी तो चूंकि एक आइकॉनिक नाम है, इसके अलावा बाकी लोगों में फिल्म को देखने को लेकर इस पर भी कोई आपने गौर किया है क्या? गांधी जी ने एक ही फिल्म देखी थी, रामराज्य करके। विजय भट्ट ने 1943 में फिल्म बनाई थी और गांधी जी इस मीडियम के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने कई बार जो सोवेनियर के फॉर्म में जो फिल्म एसोसिएशन है उन्होंने उसको लिए लिखा, तो गांधी जी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे शराब और जुआ है उसी की तरह सिनेमा एक तरीके की लत है जो कि गलत है और वो इसका समर्थन नहीं करते। ये अलग बात है कि गांधी जी के संबंधित बहुत सारी फिल्में जो हैं जो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में वो भी काफ़ी सारी बनी। कई बार एक ही साल में गांधी जी के ऊपर करीब 25 फिल्में जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में बनी, जो कि यही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिखाई गई। और गांधी जी उस मीडियम के खिलाफ थे, लेकिन और कई सारे जो राष्ट्रीय नेता थे, जैसे मैंने अभी आपको वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया कि उन्होंने 2 फिल्मों में किस प्रकार से अपनी आवाज़ जो है स्पीच के फॉर्म में उसे रिकॉर्ड किया। और 1947 में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ स्मगल करके फुटेज जो थी, जो INA इंडियन नेशनल आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में जो थी, आज़ाद हिंद फौज की में, उसे उन्होंने मंगवाया भारत में और उससे संबंधित जो है उसे दिल्ली में एग्जिबिट भी किया गया, उसे दिखाया गया। उसके अलावा कांग्रेस के एक नेता थे सत्यमूर्ति, 1937 में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में जिनका कि इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस के इलेक्शन में किया जा सके। तो कुछ लोग थे, इवन बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने स्वदेशी सिनेमा की बात की और उन्होंने दादा साहब फाल्के जो हैं उनके बारे में अपने जो पत्रिका है महराठा और केसरी उसमें कई बार लिखा और स्वदेशी सिनेमा का उन्होंने समर्थन दिया
उन्हें पूरी मदद देने की कोशिश की। और मैंने उनका एक रेफरेंस भी पढ़ा था कि वो दादा साहब फाल्के के साथ मिलकर एक फिल्म कंपनी भी खोलना चाहते थे। ये अलग बात है कि ऐसा संभव हुआ नहीं, 1920 में उनकी मौत हो गई। तो कुछ जो नेता थे वो इन चीज़ों से जुड़े थे और उन्होंने मदद भी की, जिसमें JBH वाडिया एक फिल्म मेकर थे खुद, और वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और उनकी फिल्मों में हम देखते हैं कि बहुत सी बातें जो कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थीं वो उनकी फिल्मों में हमें देखने को भी मिलती हैं। और वो बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने एडमिट भी किया कि जानबूझ के वो बातें उन फिल्मों में के बड़ी सटल मैनर में डाला करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सेंसर उन बातों को काट देगा। क्योंकि देखिए, हम तो अभी देखते, जैसे अभी राष्ट्रपति ने खुद एक फिल्म देखी, ये जो पीकू, मतलब बाकायदा फिल्म के क्रू के साथ बैठकर देखी। आडवाणी जी के बारे में हम जानते हैं कि वो फिल्म के बड़े शौकीन है, अपने घर में भी वो फिल्में देखने के लिए पत्रकारों को भी अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कभी हम शास्त्री जी के बारे में सुनते थे कि वो मनोज कुमार के साथ फिल्म। लेकिन हमको ये जो पब्लिक स्पेस में जो एक्टिव पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो फिल्म बेशक वो उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रही हो, फिल्म देखने का कोई कल्चर नहीं है। अब ये तो बड़ा व्यक्तिगत सा प्रश्न है, लेकिन ऐसा मैं जानता हूँ नेहरू जी के बारे में कि उन्होंने अछूत कन्या देखी थी। देविका रानी को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने उसकी तारीफ की थी और शायद उन्होंने मिलने की भी इच्छा जाहिर की थी। और बहुत से ऐसे गायक हैं, लता मंगेशकर का ही नाम हम जानते हैं कि जब उन्होंने वो गाना गाया या मेरे वतन के लोगों, तो किस तरीके से नेहरू जी खुद वहाँ मौजूद थे। और ऐसे बहुत से नेता हैं जो फिल्में व्यक्तिगत रूप से भी देखते होंगे। ये तो एक अलग मैटर है कि कास्ट और क्रू के साथ उन्होंने देखी, तो ये सारे मीडिया को पता है और न्यूज़पेपर में खबर आ गई। लेकिन जो फिल्में उन्होंने राष्ट्रपति नहीं रहते हुए देखी होंगी या टेलीविजन पे या कभी सिनेमा हॉल में जाके देखी होंगी, उनके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। निजी तौर पर आपको अगर देखें तो जरूर आपकी फिल्मों में दिलचस्पी रही होगी और आप बचपन से फिल्में ही देखते रहे होंगे, बाद में तो फिल्म अध्ययन में आप लगे। निजी तौर पर आपको कौन सी चीज चौंकाने वाली लगती है? दोनों चीजों को मिला दें, आपका अध्ययन भी और एक फिल्म दर्शक के रूप में भी, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप हमसे कहना चाहेंगे कि हाँ, ये जो हमारा पूरा ये पीरियड है जिसमें वो फिल्में बनी, बेशक आप तब पैदा भी नहीं हुए थे और वो फिल्में आई और चली गई, वो कौन सी चीजें आज आपको चौंकाती हैं? कुछ फिल्में हैं, जैसे 1937 की दुनिया ना माने के बारे में जिक्र किया, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1937 में एक इस तरीके की रिवोल्यूशनरी फिल्म वी शांताराम बनाएंगे जिसमें वो एक ऐसा संदेश देंगे कि जो बेमेल विवाह हो रहे हैं उस बेमेल विवाह को कैसे खत्म किया जाए। तो डिवोर्स जो है वो उस समय कॉमन नहीं थे, डिवोर्स आसानी से होते नहीं थे। तो जो हीरोइन है वो मजबूर कर देती है अपने पति को, जो कि अधेड़ उम्र का है, कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि वी शांताराम के पास में कोई शायद ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होगा कि किस तरीके से उस फिल्म को वो खत्म करें। इसी प्रकार से एक और फिल्म थी जो दहेज नामक 1950 में बनाई, जिसके बारे में वी शांताराम ने खुद ने लिखा कि जिस तरीके की परेशानियां दहेज एक समस्या के रूप में भारत में आज भी है, और 1950 में तो स्थिति और भी खराब ही थी। तो किस तरीके से उस फिल्म को जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं बिहार में, वहाँ पे उन लोगों ने देखा, और उसके बाद में 1950 में वो बिल पास भी हुआ जो दहेज के खिलाफ में बना। तो किस तरीके से सिनेमा बहुत बार जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं या उसे देखते हैं वो उन्हें प्रभावित करता होगा, ये दो एग्जाम्पल हैं। या एक और फिल्म थी आदमी जो 1939 में वी शांताराम ने बनाई, और वो फिल्म उन्होंने देवदास के उत्तर के रूप में बनाई थी कि देवदास जब 1935 में बनी थी और उसे पीसी बरुआ ने बंगाली में और हिंदी में दोनों में बनाया था। बंगाली वर्जन में पीसी बरुआ थे और हिंदी वर्जन में केएल सहगल को हीरो लिया गया था। तो ये फिल्म जो है ये एक तरीके से अल्कोहलिज्म की बात करती है, एक इसमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो जब अपने प्यार को नहीं पा पाता तो वो शराब में डूब जाता है। तो एक तरीके का पेसिमिज्म के फॉर्म में वी शांताराम ने उसको देखा। तो आदमी उसका उत्तर के रूप में उन्होंने बनाई, और उन्होंने उसे कहा भी कि उसमें मैंने उसे एक उत्तर के रूप में दिखाने की कोशिश की है कि जीवन में जरूरी नहीं है कि बहुत सी चीज़ें जो आप चाहें वो आपको मिलें, लेकिन अगर वो आपको ना मिलें तो आप इस तरीके से नेगेटिव ना हो और आप एक आगे की ओर देखते हुए चलें, क्योंकि जीवन एक बहुत लंबी चीज़ है। तो ये फिल्में कुछ हैं जो कि प्रभावित करती हैं कि उस समय जब इतनी तकनीक नहीं थी, ना इस तरीके की सुविधाएं थी, ब्रिटिश सरकार जो है उसकी सेंसरशिप अथॉरिटी ऐसी थी कि बहुत सी चीज़ें वो दिखा नहीं सकते थे, कोई ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी जिसे ब्रिटिश सरकार किसी किस्म का समर्थन दे रही हो,
और उस दौर में उन्होंने इस प्रकार की फिल्में बनाई जो कि इस प्रकार का संदेश देती हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। खुद आपके इस विषय में और अध्ययन करने वाले जो दूसरे आपके साथी होंगे, किनके साथ आप ये सब चीजें शेयर करते होंगे? मतलब ये तो जरूर है कि आपने कोई फाइंडिंग आपकी है, उसको आपने किसी जर्नल में लिखा, किसी किताब में लिखा, किसी लेक्चर में पेश किया, लेकिन एक होता है ना कि आप अपने ही विषय से जुड़े हुए एक फ्रेटर्निटी भी बना लेते हैं। तो कौन लोग हैं जो आपके साथ अभी नजदीक रहते हैं, जिनसे अभी सब बातें? कुछ डिस्कशंस मैंने किए, कुछ जानकारियां मैंने प्राप्त की है। रवि वासुदेवन हैं जो कि इस फील्ड में काफ़ी उन्होंने लिखा है। एक रवि कांत शर्मा हैं, वो भी इस फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, वो सराय नामक एक संस्था में हैं, दोनों ही उसी से जुड़े हैं। तो उनसे कई बार मैंने मार्गदर्शन लिया है, उनसे कई बार मैंने बात की है इस संदर्भ में, जो फिल्मों के बारे में। और आपसे पहले जो लोग इस विषय पर अध्ययन कर गए, उनमें से किसी के नाम लेंगे? मैंने प्रोफेसर सतीश बहादुर हैं FTI में, प्रोफेसर सुरेश छबरिया हैं, उनसे मैंने कई बार, जब मैं फिल्म आर्काइव्स में मैंने वहाँ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया, उस दौरान मैंने उनसे बात की, उनसे कई बार मैंने कुछ जानने की कोशिश की। PK नायर हैं जो कि जो डायरेक्टर थे नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के, उनसे भी मैंने कई बार मतलब बातचीत हुई है, जिससे कुछ जानकारी मुझे हमेशा उनसे मिली है। ये जो पीरियड है, जो आपके स्टडी का पीरियड है, उसके बाद वाले पीरियड में भी कुछ लोग हैं जो आपको लगता है कि इसी विषय को तलाश रहे हैं? मतलब सुमिता चक्रवर्ती हैं जिन्होंने इस पर काम किया, उनकी किताब भी है नेशनल आइडेंटिटी इन इंडियन पॉपुलर सिनेमा, जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। लेक्चर की सीरीज़ में हम देखें तो अशोक विश्वनाथन हैं जो कि फ्रीलांस रूप से कार्य करते हैं फिल्म आर्काइव्स में और FTI में, वो आकर लेक्चर्स भी देते हैं। कौशिक भौमिक हैं JNU में आर्ट एंड एस्थेटिक्स में, इरा भास्कर हैं, रंजनी मजूमदार हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हैं। जामिया में रश्मि दुराय स्वामी हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और उनके द्वारा दिए गए लेक्चर जो इत्यादि हैं या जो गोष्ठी हैं, उनमें भी कई बार मैंने भाग लिया है। अच्छा, तो अब बिल्कुल आखिर में हमको बताइए कि जो आपने इसमें नेहरू मेमोरियल में जो लेक्चर दिया होगा, लेक्चर ही तो था? हाँ, लेक्चर था। उसमें आमतौर पर किस तरह के सवालों से आपको कन्फ्रंट करना पड़ता है? वहाँ बहुत तरीके के सवाल थे, क्योंकि ये जो पीरियड है एक बहुत बड़ा पीरियड था 1912 से 47 के बीच का, जिसमें राष्ट्रवाद भी आ गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं भारतीय दृष्टिकोण से जो कि राष्ट्रवाद को ही नकार देते हैं कि राष्ट्रवाद एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही नहीं था। तो कैम्ब्रिज स्कूल वाले हैं, कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रवाद नहीं था, वो एक तरीके से मॉक बैटल या छद्म युद्ध के रूप में उसे देखते हैं। नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने ये कहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो था ही नहीं। तो जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा तो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भारतीयों के और अंग्रेज़ों के बीच में जो एक तनाव था वो सिर्फ एक तनाव था उनके खुद के हितों के लिए। तो इस तरीके के इतिहासकार अगर इस तरीके की बात करेंगे तो उसमें तो किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी स्रोत को देखना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरे राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ही नकार देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि सिनेमा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हमेशा प्रश्न किया जाता है कि सिनेमा तो फैंटेसी है, फिक्शन है, उसमें हमें कोई स्रोत नहीं मिल सकता, हिस्ट्री के साथ हम उसे जोड़ नहीं सकते, और हिस्ट्री के साथ हम उसे जोड़ नहीं सकते, केवल हम सिनेमा का इतिहास पढ़ सकते हैं, सिनेमा को एक स्रोत के रूप में नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम देखें तो किस तरीके से जो पार्टीशन या विभाजन का इतिहास है उसमें कितनी सारी फिल्में बनी हैं, चाहे वो गर्म हवा हो, चाहे वो पिंजर हो, चाहे वो खामेश पानी हो, या ट्रेन टू पाकिस्तान हो, लाहौर हो, तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो पार्टीशन की, जो विभाजन की जो त्रासदी है वो उस फिल्म के द्वारा दिखाती हैं। तो क्या इन नामों का जिक्र आता है बार बार, इनका खुद भी सीधी तौर पर कोई राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध रहा होगा? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वी शांताराम का तो नहीं, लेकिन JBH वाडिया के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के मेंबर थे और बाद में उन्होंने MN रॉय की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो किस तरीके से सत्यमूर्ति के बारे में बताया, जो कि जिन्होंने कई फिल्में 1937 में बनाई जो कि कांग्रेस के इलेक्शन से संबंधित थी, और वो खुद भी जो मद्रास में फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है
उसके प्रेसिडेंट भी बने। तो बहुत से लोग थे, या तिलक के बारे में मैंने आपको बताया कि तिलक ने किस प्रकार से दादा साहब फाल्के जो हैं उन्हें समर्थन दिया। तो ऐसे बहुत से नेता थे जो उस सेंस में उनसे जुड़े हुए थे, और बहुत से फिल्मकार थे, चाहे वो JBH वाडिया हों या कुछ फिल्मकार जो खुद नेता भी थे जैसे सत्यमूर्ति। तो इस तरीके के कनेक्शंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।